आज की हमारी कहानी है घूंघट। आज के समाज की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी हाँ आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, नई जगह है और मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहां आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि अब जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं आपके जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ों को निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी बोली, वहां से उठकर मेरे कमरे में छोड़ेगी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई थी। राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी मेरे साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके, और गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में पूछा, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए? हम घर पहुंचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपट चपट जुबान चल रही है इस रजनी की भी। राहुल सब की बात काटते हुए बोला कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट में रहेगी तो मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी अंगुली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर हमें नए तरीके को अपनाना चाहिए, और आज के टाइम में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपनाना चाहिए। रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर कुछ नया करना चाहिए। दादा परदादा की परंपराएं दादा परदादा के ज़माने में ही अच्छी लगती थी, और आज का जो टाइम है उसमें आज के टाइम के आज के समय के अनुसार ही जो परंपराएं हम बनाएंगे वो आज अच्छी लगेगी और आने वाले टाइम में आने वाले टाइम की तरह हैं।